नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने आज इस बारे में जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल ही उच्च सदन में सभी व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ संसद परिसर में बैठक की। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे होने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की और इसे सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने से जुड़े यूजीसी के दिशा निर्देश को सही ठहराया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के वर्तमान मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ संसद परिसर में बैठक की। इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव भी मौजूद रहे। बैठक में संसद सत्र के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस के पालन को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा लोकसभा में जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की 100% पालना की जाएगी और आज इसीलिए चिकित्सा, आईसीएमआर, अन्य विशेषज्ञ लोगों के साथ हमने चर्चा की है, सलाह की है। उनकी सलाह, उनकी चर्चा के आधार पर जो और व्यापक इंतजाम करने की आवश्यकता होगी हम व्यापक इंतजाम करेंगे, लेकिन सब सुरक्षित रूप से सदन चले, सुचारू रूप से चले, सदन में सार्थक चर्चा, वाद विवाद हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल ही उच्च सदन में सभी व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया था। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि आगामी सत्र को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा के सदस्यों को एक ही सदन में बैठाने के बजाय विभिन्न स्थानों पर बैठाया जाएगा, ताकि सदस्यों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। कई सुरक्षा उपायों के साथ साथ कई अन्य विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जो भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार हैं। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि सभी सदस्यों को जल्दी नए प्रावधानों से वाकिफ किया जाएगा। First time the Rajya Sabha and of course on the other days the Lok Sabha, the Raj will get extended right up to the galleries. So the extension is horizontally right up to the chamber of the Lok Sabha and vertically right up to the galleries. And this the entire place will now become a part of the Rajya Sabha chamber. And the members are going to be seated not only in the chamber, but also in the galleries and also in the Lok Sabha. And both the places are connected with the and the RSTV would be of course covering it. And the members, when they are speaking from the Lok Sabha or they are speaking from the Rajya Sabha galleries or from the chamber, it would be seamless as if they are speaking from inside the Rajya Sabha chamber. So that is a different kind of experience that the members are going to experience for the first time. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने ये भी बताया कि सत्र के पहले सप्ताह में ही उच्च सदन के उपसभापति के चुनाव होने की संभावना है। So the provision of the rules of business is that the election of the deputy chairman should be taken as soon as possible. So we are making arrangements for that, and hopefully we will do it in the first week of the session. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सचिवालय को निर्देश दिया था कि कोविड-19 के चलते
सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे उपायों और इंतजामों को सुनिश्चित करने के काम में तेजी लाई जाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इससे निपटने के बारे में बिना अंतराल लिए लगातार 4 घंटे 45 मिनट तक चर्चा कर एक रिकॉर्ड बनाया। अधिकारियों के मुताबिक बिना अंतराल के समिति की ये अब तक की सबसे लंबी बैठक थी। बैठक के दौरान महामारी को लेकर पक्षों को सुना गया। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों से संबंधित संसदीय समिति ने गुरुवार को रिकॉर्ड 4 घंटे 45 मिनट तक कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा की। गृह मामलों की स्थायी समिति ने लगातार 2 बार 4 घंटे से ज्यादा बैठक की है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महामारी के मुद्दे पर समिति की पिछली बैठक 4 घंटे 12 मिनट तक चली थी। समिति की पहली बैठक 3 घंटे 14 मिनट चली थी। अब तक समिति महामारी से जुड़े हितधारकों के साथ 12 घंटे 11 मिनट चर्चा कर चुकी है। गुरुवार की बैठक में दिल्ली में महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने समिति को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन भी बैठक में शामिल हुए। समिति की पहले की बैठकों में गृह सचिव, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ICMR के महानिदेशक, एम्स के निदेशक, MSME से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ समिति कोरोना संकट और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर चर्चा कर चुकी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 1 दर्जन सांसदों को सामान्य प्रायोजन समिति का सदस्य मनोनीत किया है। समिति के इन पदेन सदस्यों की नियुक्ति 26 अगस्त से प्रभावी हुई है। सदन की इस बेहद महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता स्वयं राज्यसभा सभापति करते हैं। इसमें उपसभापति, उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल सदस्य, स्थायी समितियों के अध्यक्ष, उच्च सदन में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं को शामिल किया जाता है। सभापति की ओर से समय समय पर तय सभा से संबंधित विषयों पर ये समिति विचार करके सलाह देती है। सभा के प्रबंध संबंधी समितियों में ये काफी अहम मानी जाती है। राज्यसभा के नियमों में प्रस्तावित बदलाव से संबंधित रिपोर्ट पर भी इसी साल सामान्य प्रायोजन समिति में सभापति की अध्यक्षता में एक दौर का गहन विचार हो चुका है। राज्यसभा सभापति ने उच्च सदन की बेहद अहम सामान्य प्रयोजन समिति में 1 दर्जन सांसदों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। इनमें सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल सांसद भुवनेश्वर कलिता, वंदना चौहान, सुरेंद्र सिंह नागर, डॉक्टर एल हनुमंतैया और डॉक्टर सस्मित पात्रा शामिल हैं। स्थायी समितियों के अध्यक्षों डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे, डॉक्टर के केशव राव, प्रताप सिंह बाजवा, केसी राममूर्ति, शिव प्रताप शुक्ला और तिरुचि शिवा को भी इस समिति में स्थान मिला है। उच्च सदन में मान्यता प्राप्त दल श्रेणी से सांसद प्रेमचंद गुप्ता को मनोनीत किया गया है। समिति का पुनर्गठन 15 नवंबर 2019 को किया गया था। इसमें नेता सदन थावरचंद गहलोत, नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा वी विजयसाई रेड्डी, राम गोपाल यादव, आनंद शर्मा, भूपेंद्र यादव, जयराम रमेश, ओपी माथुर, सतीश मिश्रा, स्वपन दास गुप्ता और सुखेंदु शेखर राय जैसे नेता शामिल हैं। समिति में बीच में कई सांसदों का कार्यकाल पूरा होने के चलते रिक्तियां हो गई थी, जिन्हें भर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत संसद के दोनों सदनों को नियम और प्रक्रिया तय करने की शक्तियां हैं। 1952 में अस्तित्व में आने के बाद नए नियम बनने तक उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नियमों से चला। फिर समितियां बनाकर व्यापक विचार के बाद राज्यसभा ने जो नियम बनाए वो 1 जुलाई 1964 से प्रभावी हुए। बाद में समय समय पर सामान्य प्रयोजन समिति ने 13 रिपोर्ट दी, जिनके आधार पर नियमों में बदलाव हुए। हालांकि ये बदलाव सीमित आधार पर थे, लेकिन पहली बार व्यापक बदलाव की जो पहल की गई है उसमें इस समिति और फिर सदन की सबसे अहम भूमिका होगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए ट्वीट कर PMJDY को सफल बनाने के पीछे अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों की सराहना की है। दुनिया के इस सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी कार्यक्रम के तहत 6 साल के दौरान कई अहम पड़ाव हासिल कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत के बाद इसके तहत खोले गए कुल खातों की संख्या 40 करोड़ के पार हो गई है।
इनमें ग्रामीण जनधन खाते 63.6% हैं, महिला जनधन खाते 55.2% हैं। अगस्त 2020 में कुल 40.35 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खातों में से 34.81 करोड़ यानी 86.3% सक्रिय खाते हैं। योजना के पहले वर्ष के दौरान ही 17.90 करोड़ खाते खोले गए। PMJDY खातों के तहत कुल जमा रकम 1.31 लाख करोड़ रुपए है। खातों की संख्या में 2.3 गुना वृद्धि होने के साथ ही जमा रकम में 5.7 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति खाता औसत जमा 3,239 रुपए है। अगस्त 2015 के मुकाबले प्रति खाता औसत जमा में 2.5 गुना यानी 2.5 वृद्धि दर्ज की गई। ये योजना प्रत्येक परिवार के बजाय अब प्रत्येक वयस्क को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना के 6 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर PMJDY को सफल बनाने के पीछे अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना एक गेम चेंजर सिद्ध हुई और ये अनेक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आधार बनी, जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिला। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण आज अनेक परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस योजना के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग और महिलाएं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार के जन केंद्रित आर्थिक कार्यक्रमों की बुनियाद रही है। चाहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो अथवा कोविड-19 संबंधी वित्तीय सहायता, PM किसान, मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, प्रत्येक वयस्क को बैंक खाता प्रदान करने के लिए उठाया गया पहला कदम था, जिसे PMJDY ने लगभग पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि ज्यादा मात्रा में ताबड़तोड़ उत्पादन के चलन ने स्थानीय कला और कलात्मकता को बर्बाद कर दिया है। वोकल फॉर लोकल इस कला को जिंदा कर सकता है। ये बातें डॉक्टर जयशंकर ने आज टेरी की तरफ से आयोजित दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान में कही। भारत के कोने कोने में प्रतिभा और कला भरी हुई है और हम अपनी इस क्षमता का फायदा उठा सकते हैं। ये विचार थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के, जो उन्होंने टेरी की तरफ से आयोजित दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन का भी उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े और साथ ही विश्व में भारत का योगदान भी। Strengthening our skill sets and creating a better enabling environment are obviously the basis for a larger national capacity. And that is precisely what is the goal of Atmanirbhar Bharat campaign. We need to be more self-generating and self-sustaining, drawing on greater national confidence and stronger societal commitment. Like the rest of the world, India too has been severely tested by the COVID-19 pandemic. But there is confidence in our ability to transform the challenge into opportunity. Our external ones too must ensure in parallel a level playing field for our own producers. विदेश मंत्री ने साफ किया कि वोकल फॉर लोकल का मतलब ये नहीं कि हम विश्व स्तर के नहीं हैं। सच्चाई तो ये है कि हम कई मामलों में विश्व स्तर के हैं और हमारी सोच भी विश्व स्तर की है। कोविड-19 के दौरान हम साबित भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत ने करीब 150 देशों को मेडिकल सहायता दी है। आतंकवाद पर बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुर्भाग्य से ये आज भी दुनिया की एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए विश्व समुदाय को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे आतंकवाद को पालने और पनाह देने वाली व्यवस्थाओं पर प्रहार किया जा सके। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रबंध का भी उद्घाटन किया गया। प्रबंध के जरिए डाटा हैंडलिंग, वार्षिक कार्य योजना, राज्य और जिला स्तर से सरकारी फंड और कार्यप्रणाली पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। प्रबंध समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन में बेहतर पारदर्शिता और सटीकता के साथ निर्णय लेने में मदद करेगा। वहीं इस वेबिनार के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में छात्रों के अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने से जुड़े यूजीसी के दिशा निर्देश को सही ठहराया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि जिन राज्यों में अभी आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, वहां राज्य सरकारें चाहें तो यूजीसी से सलाह लेकर परीक्षा टाल सकती हैं, लेकिन उन्हें परीक्षाओं को आगे आयोजित करना ही होगा। कॉलेजों में छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने से जुड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के आदेश के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बगैर छात्रों को पास नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, उन्हें ऐसी स्थिति में परीक्षा स्थगित करने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने 18 अगस्त को मामले में विभिन्न पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 जुलाई को सर्कुलर जारी कर देश भर के विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, न्याय और विधि मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और मामले में 6 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कोर्ट से अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसमें प्रशासन की कार्यप्रणाली और पदों को परिभाषित किया गया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए ये नियम जारी किए हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सीधे नियंत्रण में रहेंगे। ये नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि किसी मामले में उपराज्यपाल और मंत्री परिषद, जब इसका गठन हो में विचारों में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल इसे केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति के निर्णय के उद्देश्य से भेजे और इस निर्णय के अनुरूप काम होगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BPRND की स्वर्ण जयंती के मौके पर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वर्चुअल तरीके से मनाए गए समारोह के दौरान केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के नए परिसर का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही गोल्डन जुबली सेवेनियर समेत BPRD स्टैम्प का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला भी मौजूद रहे। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी। इसका मकसद पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए BPRND को बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा कि देश को आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में ब्यूरो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने पुलिस व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए BPRND की सराहना भी की। कोरोना महामारी के बीच पंजाब विधानसभा का एक दिन का मॉनसून सत्र आज कार्यवाही पूरी होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही में 117 में से 52 विधायकों ने भाग लिया। विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत गलवान घाटी में शहीद हुए शूरवीरों और पूर्व सांसद गुरदास सिंह बादल समेत 28 प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। व्यापार सलाहकार समिति की बैठकों में निर्णय के अनुसार सदन की कार्यवाही पर कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। हालांकि महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में पेश किए गए। राज्य के 30 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से शिरोमणि अकाली दल के विधायक विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हुए।
देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.28% हो गई है। कोविड के वर्तमान मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 25,83,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं और 77,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के करीब 4 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 77,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। अब तक देश में 33,87,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 25,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,42,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 61,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.82% है। बुधवार को देश ने 9 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए। अब तक 3 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मई में करीब 83,000 लोग कोरोना का इलाज कराकर ठीक हो चुके थे। उस वक्त रिकवरी रेट 48.19% था, जबकि 68,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले थे, जो कुल मामलों के 49% थे। जून में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 2.5 लाख से अधिक रही और रिकवरी रेट 60% तक पहुंच गया। वहीं सक्रिय मामले 1,26,000 से ज़्यादा हो गए थे। जुलाई में करीब 7.5 लाख लोग कोरोना वायरस से मुक्त हुए और रिकवरी रेट 64% से ज्यादा हो गया था। इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 3,44,000 से ज्यादा हो गई थी, जबकि अगस्त में अब तक 14,89,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और रिकवरी रेट 76% से ज्यादा हो गया था। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से उच्च मृत्यु दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सभी जिलों में मृत्यु दर को 1% से कम रखने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 14,500 से अधिक नए केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा और कर्नाटक में 9,000 से अधिक नए केस आए हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और गुजरात समेत कई राज्यों में रिकवरी रेट 80% से अधिक हो गया है। देश भर में कोविड-19 बीमारी से मरने वालों में 89% मौतें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 23,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जो देश में कोरोना से हुई कुल मौत का 38% है। तमिलनाडु और कर्नाटक में 5,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसी तरह दिल्ली में 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1,000 से अधिक मौतें कोरोना से हुई हैं। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, उसमें राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर है। यहाँ रिकवरी रेट 89.51% है। इसके अलावा तमिलनाडु में 85% से ज्यादा, बिहार में 84% से ज्यादा रिकवरी रेट है। दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में 84% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक रिकवरी रेट है। असम में आज यानी कि शुक्रवार से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 यानी कि आस्फा की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि राज्य में हाल ही में सुरक्षा बलों पर उग्रवादी हमले हुए हैं और कई जगहों से अवैध हथियार और विस्फोटक पदार्थों को जब्त किया गया है। इसे देखते हुए राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। ये कानून विशेष परिस्थिति में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है। असम में ये कानून नवंबर 1990 से लागू है। महान समाज सुधारक महात्मा अयंकाली की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर महात्मा अयंकाली का स्मरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य भारी बारिश और बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं भारी बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां आज सुबह पुराने यमुना ब्रिज में यमुना नदी का स्तर 204.30 मीटर मापा गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से राजौरी जिले में फसलों को प्रभावित किया है। जिले का बाढ़ नियंत्रण विभाग भी अलर्ट पर है। वहीं भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज चौथे दिन भी बंद रहा।
इसके साथ ही असम में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम में इस साल बाढ़ से करीब 67 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए एक बार फिर से रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के आखिरी दिन गुरुवार को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में नामांकन स्वीकार किया। ट्रंप ने नए कार्यकाल में अमेरिका को सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के साथ रोजगार और आय बढ़ाने की बात कही। इससे पहले बुधवार को माइक पेंस ने भी एक बार फिर पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति का नामांकन स्वीकार किया था। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अमेरिका में तूफान लॉरा ने लुइसियाना और अरकानसास में भयानक तबाही मचाई है। तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तूफान से आई बाढ़ से करीब 5 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय चक्रवात केंद्र के अनुसार लॉरा तूफान अब तक के खतरनाक तूफानों में से एक है। गुरुवार को ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लुइसियाना तट से टकराया था। तट से टकराते वक्त तूफान श्रेणी 4 का था। इससे ओहायो और टेनेसी घाटी के भी प्रभावित होने की आशंका है। लॉरा से कहीं कहीं आंधी के साथ बवंडर की भी आशंका जताई गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। शिंजो आबे पिछले काफी समय से पेट की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा है। पिछले कई दिनों से इस्तीफे की अटकलों के बीच शिंजो आबे ने आज अपने इस्तीफे का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जापान के प्रधानमंत्री और अपने मित्र शिंजो आबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों में भारत और जापान की मित्रता काफी गहरी और प्रगाढ़ हुई है। शिंजो आबे जापान के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। बीते कुछ सालों में उन्होंने भारत के साथ जापान के रिश्तों पर काफी जोर दिया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद शिंजो आबे से उनकी अच्छी दोस्ती रही है। इस बीच ये सामने आया था कि आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तब से दोस्त रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये भी सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 3 वैश्विक नेताओं में से हैं जिन्हें शिंजो आबे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार। देखिए मेरे साथ